एपिसोड 2 तक आपने सुना सरगिज्झा जनजाति का औकाटा, जिसने अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को मार डाला और खा लिया। उसे उसके ही कबीले के कुछ विरोधियों ने मार डाला और खा लिया, लेकिन आदिवासी सरदार सोताज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसने इस कृत्य के लिए डोबाता नामक एक अन्य जनजाति पर आरोप लगाया। इसके बाद उसने डोबाता जनजाति के एक कैदी से उसकी कमजोरी जानने के लिए पूछताछ की, लेकिन कैदी बहुत मजबूत दिमाग का है और उससे डरता नहीं है, बल्कि उसने सबके सामने सोताज का अपमान भी किया। अब आगे, इस कैदी को गिरफ्तार कर लो, हिलने न पाए, सोताज ने हुक्म दिया। उन्होंने फौरन हुक्म की तामील की। दो झुके और उन्होंने दोबाती की टांगों को सख्ती से पकड़ लिया। तीसरे ने उसकी कमर पकड़ी और खड़ा हो गया। पहले से मौजूद दोनों सिपाही उसी तरह खड़े रहे थे। उधर दोबाती को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका अंग अंग लोहे के शिकंजों में जकड़ दिया गया हो। उसकी हालत एक बेबस चिड़िया जैसी। वो सोच रहा था कि देखो अब क्या होता है। उधर सोताज मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से एक विजय भावना झलक रही थी। एक बार फिर सोताज ने लकड़ी की हथौड़ी से धातु के बर्तन पर चोट मारी। कमरे के पूर्वी हिस्से में एक बंद दरवाजा खुलने लगा। पर्दे हिले और एक शख्स निकलकर बाहर आ गया। हमारे पास दोबाता की एक लड़की भी मौजूद है, सोताज बोला। क्या नाम था उसका? शायद सोताना नाम था उसका। हाँ आका, मां को उन्होंने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत है वो लड़की, सोताज ने धूर्तता से कहा। ले आओ उसे। दोबाती हैरत से उछल पड़ा। सोताना उसके भाई की बेटी थी और काफी अरसा पहले उसको अगवा कर लिया गया था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बारे में यही सोचा गया था कि किसी दोबाती ने ही उसे कैद में रखा हुआ है। वो बाहर कहीं नहीं गई। मां को जो अपने आका का इशारा पाकर उसी पर्दे के पीछे जाकर गायब हो गया, और जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक औरत भी थी। दो बालों के मुंह से अनचाहे ही चीख निकल गई। आह सोताना, तुम यहां कैसे आ गई? वो पागलों की तरह सिपाहियों के शिकंजे से आजाद होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे अपने लौह बाजुओं में कुछ और मजबूती से जकड़ लिया। फिर दोबाती ने सोताज की तरफ देखकर कहा, सोताज कुत्ते, तू अपने आप को कबीले का सरदार समझता है। मुझे अफसोस है उस कबीले पर जिसका सरदार तुझ जैसा आदमी हो। लेकिन एक बात सुन ले, कसम मुकद्दस देवताओं की, अगर इस लड़की का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें आग के अंगारों पर भून डालूंगा। नौजवान और खूबसूरत लड़की एक ठोस हकीकत की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसका खूबसूरत मासूम चेहरा इस वक्त गम की तस्वीर बना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों से खौफ और आंसू झिलमिला रहे थे। बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था उसके साथ भी बड़ी जबरदस्तियां की गई थी। दोबाती ने उसकी तरफ रुख करके कहा, मेरी बेटी, तुम यहां कैसे आ गई? सोताना ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ लरज कर रह गए। दहशत के मारे उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। इधर सोताज के चेहरे पर शैतानी मुस्कान झलक रही थी। उसने पहले सोताना को देखा, फिर दोबाती को, फिर हंसकर बोला, मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं जो कि तुम सूरत देखकर मुझे समझ रहे थे। मेरे अधिकार असीमित हैं। कौन क्या करता है, कहां रहता है, उसके इरादे क्या हैं, मुझे सब मालूम रहता है। मैं दूसरे जरियों से भी दोबाला की ताकतों का अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन अफसोस मैं इस तरह काम नहीं करता जो लंबे रास्ते के हों। इसलिए तुम ही जुबान खोलोगे, बोलो अब क्या कहना है तुम्हारा। दोबाती पथरा सा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बोला, उसकी दिल्ली आरजू थी कि अगर वो कुछ क्षण के लिए आजाद हो जाए तो इस आदमी का खून पी जाए। वो खुद को संभाल कर बोला, मैं पूछता हूं कि तुम बेगुनाह लड़की को यहां क्यों लाए हो? तुम मुझे जो चाहो यातनाएं दे सकते हो, मगर इस लड़की को दोबाती भिजवा दो। सोताज ने कहका लगाया और देर तक हंसता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि दोबाती सब कुछ बता रहा है। वो शायद इस लड़की पर यातनाएं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने हंसते हुए कहा, और अब तुम इस लड़की के कारनामों के देखोगे। यह हसीन तरीन लड़की है, वाकई तुम्हारी रिश्तेदार लगती है। दोबाती के मुंह से गालियों का तूफान उमड़ पड़ा। उसने एक बार फिर आजाद होने की जद्दोजहद की, लेकिन नाकाम रहा। बुरी बात, बुरी बात, सोताज ने हंसते हुए कहा, तुम जो गालियां बक रहे हो
अपनी उम्र से बहुत छोटी लड़की के सामने बक रहे हो। दोबाती ने कहा, सौताज तुम बेफिक्र रहो, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोच लो, सौताज बोला। मैं इस लड़की के साथ जो कुछ करूंगा उसके बारे में मैं तुम सोच भी नहीं सकता। जल्दी फैसला करो। तुमसे पहले इस लड़की को मरना होगा, क्योंकि तुम तो जुबान खोलोगे और हर हाल में खोलोगे। जल्दी फैसला करो। दोबाती सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं कर पाया था। फिर वो बोला, मुझे पानी पिलाओ, थोड़ा सा पानी, मैं सोचना चाहता हूं। हालांकि उसे पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जाया करे ताकि इस मुसीबत से निकल जाने की कोई तरकीब सूझ सके। उसे सबसे ज्यादा दुख सोताना का था। कल्पना की दृष्टि से तो सोताना भी खून से नहाई हुई लाश और कटे हुए सिर को देख रहा था। बहरहाल उसे पानी पेश किया गया। उसने पानी का गिलास हाथ में लेकर फर्श पर छोड़ दिया। यह सब वो वक्त जाया करने के लिए कर रहा था, लेकिन सौताज ने उसकी इस कैफियत को समझ लिया और बोला, तुम समझते हो कि लड़की की मौत को उससे दूर कर दोगे, लेकिन कितनी दूर? अभी कुछ देर बाद उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनोगे तो तुम्हें जुबान खोलनी ही पड़ेगी। चलो शुरू हो जाओ। फिर सौताज ने अपने आदमियों से कहा, यह वक्त जाया कर रहा है, काम शुरू करो। उसके गुलामों ने लड़की को जमीन पर लिटा दिया। उसके हाथ पांव रेशमी डोरियों से बांध दिए गए। फिर उन्होंने लड़की के जिस्म से लिबास नोचना शुरू कर दिया। दोबाती की आंखें बंद हो गईं तो इस लड़की को नग्न अवस्था में नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यह सब करना पड़ा। लड़की का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया था। उसे बांधने के बाद वो 2 आदमी जो उसे लेकर आए थे बाहर चले गए। उनकी जगह 2 और आदमी आ गए। एक के हाथ में दहकते हुए कोयलों की एक अंगीठी थी और दूसरे के पास एक अजीबो गरीब सा चमड़े का डिब्बा था, जिसे वो दोनों हाथों से संभाले हुए थे। वो डिब्बा सौताज के हाथों में थमा दिया। सौताज के होते ही पर अजीब सी मुस्कुराहट प्रकट हो गई। न जाने क्यों दोबाती के दिल में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उसे नहीं मालूम था कि यह खौफनाक शैतान अब कौन सी बाजीगरी दिखाने वाला है। सौताज अपने हाथों का डिब्बा को सामने किए हुए खुशी से हंस रहा था। फिर वो बोला, हाँ तो अब तू देख, ये दिलचस्प तमाशा कैसा मजेदार होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ लड़की के करीब पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया था। लड़की के हाथ पांव बुरी तरह कसे हुए थे और वो जरा भी हिल नहीं सकती थी। सौताज ने कहा, और यह आखिरी क्षण है जब तू अपना काम कर सकता है। उसके बाद तेरे पास दुख और अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। उसकी इस बात का दोबाती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। उसकी इस बात का दोबाती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। सौताज ने कहा, तुम जानने को बेताब होंगे कि मैं क्या तमाशा करने वाला हूं, लेकिन एक बात समझ ले, जब यह तमाशा शुरू हो जाएगा तो और कुछ करना मेरे बस में भी नहीं रहेगा। कहकर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए डिब्बा को खोला। तब दोबाती ने देखा डिब्बे में एक अजीब सा खौफनाक कीड़ा कुलबुला रहा था। कीड़े की लंबाई करीब 4 इंच थी और चौड़ाई 7 इंच के करीब। रंग गहरा हरा था। उसकी सैकड़ों टांगें हिल रही थीं। हरे रंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर वो हिल रही थी। कीड़े का चेहरा मगरमच्छ की तरह था और उसकी सुनहरी जुबान बार बार लपलपा रही थी। दोबाती उस हौलनाक कीड़े को देखकर कांपने लगा। उसका सारा खून खींचकर आंखों में आ गया। दिल की हरकत जैसे थम गई। सौताज आहिस्ता से बोला, हाँ तो क्या कहते हो? दोबाती के मुंह से अब भी कोई आवाज नहीं निकली। सौताज ने नीचे झुककर डिब्बा पलट दिया। कीड़ा पट से सोताना के पेट पर गिरा था। फिर वो अपनी सैकड़ों टांगों से सोताना के पेट पर रेंगने लगा। उसके पंजे शायद सोताना के पेट पर चुभ रहे थे और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। दोबाती लड़की को देखता रहा। लड़की का पूरा बदन पसीने से तर हो गया था। अचानक लड़की के हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो मरणासन्न हो रही थी। सख्ती से बंधे होने के बावजूद उसकी जिस्म बुरी तरह ऐंठ रहा था। उसके चेहरे पर जर्दी छाती जा रही थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें उबड़ी छाती गिर रही थीं। सौताज मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। दोबाती ने देखा कि सोताना की कमर बुरी तरह मुड़ रही है। उसकी पीठ कालीन से कई इंच ऊपर उठ गई थी। फिर कीड़ा एक जगह ठहर गया
उसने मुंह नीचे को झुका लिया और उसकी जुबान लड़की के पेट पर घूमने लगा। फिर लड़की के नग्न पेट से खून की एक पतली धारा निकली। अब वो लगातार चीखे जा रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके बदन की हड्डियां चटकती जा रही थी। खून आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट से निकलकर कालीन पर गिर रहा था। उसकी उबली हुई आंखें बाहर निकली पड़ रही थीं और पुतलियां जैसे थम गई थीं। दोबाती का पूरा बदन जहन्नुम की तरह सुलगने लगा। अचानक उसने पूरी ताकत से चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 4 सिपाही उसे पकड़े हुए थे। वो कुछ भी न कर सका। उसने लड़की की तरफ देखा। कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता लड़की के पेट पर डूबता जा रहा था। कोई ने उसके पेट में सुराख करके अपने लिए जगह बना ली थी। लड़की की दर्दनाक चीखें वातावरण को इतना विभत्स बना रही थी कि देखकर से इंसान दिल की धड़कनें बंद होने से मर जाए। थोड़ी देर बाद कीड़ा लड़की के पेट में गायब हो गया। लड़की की आंखें अब बंद होती जा रही थीं। सौताज की घृणित आवाज उभरी। अब ये कीड़ा इसके पेट से रेंगता हुआ इसके दिल तक पहुंचेगा, फिर इसके दिल को खाना शुरू कर देगा। बस कुछ क्षण की देर है, यह लड़की तो खत्म हो जाएगी। अचानक ही दोबाती ने झटका देकर अपने आप को उन सिपाहियों की पकड़ से छुड़ाया और फिर एक तरह भाग निकला। लेकिन सिपाहियों ने अपने लंबे भाले सीधे किए और जरा सी देर में दोबाती के बदन के कई टुकड़े नीचे। यह सब कुछ सौताज के इशारे पर हुआ था। सौताज ने उन दोनों को तरफ देखा, फिर बोला, कीड़ा अपना काम करके इसके जिस्म से बाहर आ जाएगा, उसे डिब्बे में बंद करके मेरे पास पहुंचा देना। कहकर वो बाहर निकल गया। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी और अंदेशा था। दो बालियों ने सारगोजा पर हमला किया। उसकी ताकत निसंदेह सारगोजा वालों से ज्यादा थी। सौताज ने प्रतिरोध किया, लेकिन उसकी फौज दुश्मनों के सामने नहीं टिक सकी और शिकस्त पर शिकस्त खाती चली गई। पूरे 3 दिन घाटियां, नदियां, वादियां, पहाड़ियां कत्लो गारतगिरी की लपेट में डूबी रहीं। सौताज ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन दो बालियों उन पर काबू पाते चले गए। वे विजय गीत गा रहे थे और सोच रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी सारगोजा के एक एक सिपाही को खत्म कर दें। जंगल खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था, यहां तक कि उस जबरदस्त जंग का अंत करीब आ गया। सारगोजा की बस्तियां दोबालियों के पैरों तले रौंदी जाने लगी। आखिरकार दोबाती सारगोजा में दाखिल होकर भयानक कत्ले आम करने में जुट गए। सौताज का महल, जिसे वो अपने लिए सबसे बड़ी पनाहगाह समझता था, दोबालियों के कदमों तले आ गया। आखिरी जंग के तौर पर दोबाती सौताज के महल में दाखिल हो गए। सौताज का महल खौफनाक नारों से गूंज रहा था। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। Amazing story, isn't it? I just love this story by the author रजभर्ती। कहानी में अब क्या होगा? रहस्य और रोमांच से भरा अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।